इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि नारकोटिक्स में मुलविस अफराद और मिलिटेंटों के तार आपस में जुड़े हुए हैं और ये मिलिटेंसी से मुतालिक सरगर्मियों के लिए फंड्स जमा करते हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस लानत को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। डीजीपी ने कहा कि मिलिटेंसी कंट्रोल में है और मुकम्मल तौर पर अमन की बहाली तक मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आपकी नज़र में लगभग रफ एस्टिमेट क्या है आपका कि कितने मिलिटेंट्स अभी एक्टिव होंगे कश्मीर वैली के अंदर? ये तादाद बढ़ती रहती, कम होती रहती है, डायनामिक प्रोसेस है, मगर कुल मिलाकर के 250 पौने 300 के करीब मिलिटेंट की तादाद जो है इस वक्त मौजूद है, जिसमें फॉरेन का और लोकल दोनों तरह का एलिमेंट शामिल है। काफ़ी टाइम ऐसे देखा कि आईडीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे मिलिटेंट्स, लेकिन अब पिछले कई दिनों से या कुछ वक्त से हमने देखा कि एक बार फिर आईडीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या एक शिफ्ट है मिलिटेंट्स का स्ट्रेटजी में, या आप ये मानते हैं कि कुछ एक्सपर्ट एक बार फिर उनको मिले हैं जो आईडीज़ का नुकसान, क्योंकि आईडी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा हथियार है जिससे मिलिटेंट्स को कम नुकसान होता है जबकि फोर्सेस को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। शिफ्ट भी माने क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं। आईडी तभी बनेगी अगर एक्सपर्टीज़ होगा, तो इनका एक्सपर्टीज़ की अवेलेबिलिटी बीच में एकदम बड़ी थी। 3-4 का ग्रुप पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आया था और जब तक वो रहे उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया और आईडीज़ काफ़ी जगह पे उन्होंने लगाई। अभी हाल ही में पुलवामा में आईडी लगी थी तो पूरा मॉड्यूल हमने पकड़ लिया, उसको बनाने वाला कौन था, बाकी कौन थे, वो सारा हो गया। पुलवामा में जो आईडी लगी थी पहले, जिसमें 40 जवान जो सीआरपी के शहीद हुए थे, आदिल था और उसके पीछे एक और पाकिस्तानी था जिसने मिलकर के आईडी इसके साथ बनाई थी। आदिल तो उसमें मारा गया था और वो पाकिस्तानी भी बाद में हमने अपने एनकाउंटर में मार दिया था जिसने वो आईडी बनाई थी। इस तरीके से बनिहाल में जो आईडी बनाई गई थी उसमें भी आईडी बनाने वाले सभी लोग हमने पकड़ लिए थे। काफ़ी लोग हमारे हाथ पहले से लग गए हैं जिसकी वजह से आईडी में काफ़ी फ़र्क आया था, मगर आईडी के रिस्क को अभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी भी इस तरह की इनकी नकलो हरकत रहती है, इनकी कोशिश रहती है। हम लोग अपनी तरफ से काउंटर मेजर्स जो लेने की जरूरत है वो ले रहे हैं। आपने एक वॉर अगेंस्ट ड्रग्स शुरू किया है, उसमें मैक्सिमम जो ड्रग पेडलर्स हैं काफ़ी हमने देखे कि उनको, शायद आपने कल ये भी कहा था कि उनको उन पर PSA लगा दिया जाए या बाकी चीज़ें कर दी जाए। क्या इस नारकोटिक्स और मिलिटेंसी में कोई रिश्ता है? किस तरह का रिश्ता है? क्या फंड रेजिंग इससे होती है? जी बहुत बड़ा रिश्ता है। अभी हाल में हमारा केस आया था जो सिटी के ही थाने का, जम्मू सिटी के थाने का केस था। उस केस में हम लोग लीड लेते लेते 160 ग्राम हीरोइन की लीड से शुरू किया था, फिर 12 किलोग्राम हीरोइन जो है वो पुंछ के ज़िले से पकड़ी गई, जिसमें एक पूरा नेक्सस इनका ब्रेक हुआ। उस नेक्सस में ये पाया गया कि जो टेररिस्ट पार बैठे हैं वो रिश्तेदारों का जहाँ पर अपना इस्तेमाल करके वहाँ से नारकोटिक्स की कंसाइनमेंट भेजते हैं, जहाँ उसको बिचवाते हैं, पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को वापस टेररिस्ट के पास भेजा जाता है। इस तरह के और भी केसेस जिनके ऊपर हमारी नज़र है, जिनको वर्कआउट कर रहे हैं। मगर ये बात सही है कि टेररिज्म और नार्को ट्रेड के बीच में आपसी एक नाता है और उस नाते का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान की फ़ौज टेररिज्म को जहाँ बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। हम लोग बहुत सख्ती से नारकोटिक्स के केस को डील कर रहे हैं। हम लोग कहीं कहीं ये महसूस करते हैं कि जो पैडलर जो पकड़ा जाता है, जो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस केसेस के जरिए से सामने नहीं आता है, मगर उसकी हिस्ट्री है बार बार इन तरह की चीज़ों में मुलव्वस होने की, तो उसको कोई बुराई नहीं है उसको PSA के अंदर बुक करके, ताकि उस सर्कुलेशन से बाहर हो, उसको रोका जा सके इस कारोबार से, क्योंकि कारोबार इतना नापाक है, लोगों के घरों को बर्बाद कर रहा है, जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह के हालात में काम कर रही है, चाहे वो मिलिटेंसी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं, तो काफ़ी टफ है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। तो इसमें यह कहा गया था कि जो मॉडर्नाइजेशन है पुलिस की, मॉडर्नाइजेशन लाई जाएगी, नए गैजेट्स पुलिस के पास होंगे, नए हथियार पुलिस के पास होंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की काफ़ी बात हुई थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमारे पास नहीं है, जवान काफ़ी रिस्क में रहते हैं। तो वो मॉडर्नाइजेशन कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक सेटिस्फाई हैं आप? मोबिलिटी, वेपनरी, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के जो ऑपरेटर्स के लिए जिन गैजेट्री की ज़रूरत होती है, लगभग हर तरह की गैजेट्री हमारे पास अवेलेबल है।
मगर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, एडवांसमेंट आती चली जाती है। तो आदमी कहे कि मैं आज सेटिस्फाइड हूँ तो कल इसको फर्दर बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना मुमकिन नहीं है, एडवाइजेबल भी नहीं है। तो जो जो उसमें सुधार फर्दर आता है, हम भी अपने अपने जो चीज़ें हैं उनको अपग्रेड करते रहते हैं। हमने एक गाड़ी ऐसी तैयार करी थी जिसको जब केवड़िया में यूनिटी डे सेलिब्रेट हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी गाड़ी की बहुत तारीफ करी थी। वो गाड़ी हमारे एक डिस्ट्रिक्ट एसपी ने उसको इंटरनल चेंजेस करके डिज़ाइन किया था और उसको हमने कमांड व्हीकल के रूप में तैयार किया था। इट्स अ मिनी व्हीकल जिसको बुलेट प्रूफ गाड़ी रहती है, जिसको आप ऑपरेशन की साइट पे ले जा सकते हैं और गोलियों के बावजूद वहाँ खड़ा रख सकते हैं, ऑपरेशन को देख सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, बता सकते हैं और ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। वो गाड़ी डिज़ाइन करके ले गए थे तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्वीट किया था वहाँ की टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन को, पुलिस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद उस ट्वीट के अंदर हमारी वो गाड़ी शामिल थी। 4 चीज़ें उसमें थी और 4 में एक गाड़ी हमारी शामिल थी। उस तरह की गाड़ियां अभी हम काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं और वो गाड़ियां इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं, सिर्फ उनकी इंटरनल फैब्रिकेशन वगैरह चेंज करनी है और जो चीज़ें अंदर हो उसके अंदर बड़े बड़े स्क्रीन लगे होते हैं गाड़ी के, बाहर क्या हो रहा है हाई मास्ट के साथ कैमरे लगे होते हैं, फिर जो चीज़ें आर पार आपके हो रही, दीवार के पार क्या हो रहा है वो चीज़ें भी देखने की क्षमता उस गाड़ी के अंदर होती है। ड्रोन उसी के साथ अटैच हो जाती है, आप गाड़ी के अंदर बैठे ड्रोन को उड़ाएंगे और पूरा बाहर का व्यू, कहाँ क्या है, भीड़ कहाँ है, क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं है, अंदर से बैठ के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ एनकाउंटर चल रहा है आप डायरेक्टली अगर वहां जाके नहीं देख सकते तो आपकी ड्रोन जाके उसको देखेगी और ड्रोन जो देख रही है वो गाड़ी के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि भी आगे ऑपरेशन की साइड के ऊपर आपने कैसे काम करना है। इस बीच श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में आज लगभग 1.5 माह के बाद खुली धूप रही। इससे सख्त सर्दी झेल रहे लोगों को काफी राहत महसूस हुई। पेश है श्रीनगर से शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। श्रीनगर में चमकता दबकता सूरज सर्द हवाओं को चीरता हुआ फजाओं में गर्मी बिखेर रहा है। आज यहां लगभग 1.5 माह के बाद सूरज इस अंदाज से निकला। इंसान तो इंसान, परिंदे भी सूरज की किरणों को अपने जिस्म पर महसूस करके सख्त सर्दी के इन अय्याम में कुछ गर्मी का एहसास करने के जुस्तुजू में हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जहलम का पानी भी इस धूप से काफी खुश है। जो लोग कल तक सर्दी से बचने के लिए अपने आप को गर्म कपड़ों से ढके हुए रहते थे, वो भी आज कुछ कपड़े कम करके धूप का मजा उठाते नजर आए। धूप ने पूरे माहौल को यकसर बदल कर रख दिया। सर्दी से परेशान लोगों के चेहरे खिल उठे। हालांकि रात का कम से कम दर्जे हरारत अभी भी मनफी में ही चल रहा है, लेकिन दिन में आज इस धूप ने लोगों को राहत पहुंचाई। तो 1.5 महीने के बाद धूप के लिए ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा मौसम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा मौसम हो जाए, क्योंकि बर्फ़बारी में तो मतलब लोगों को दिक्कत होती है इधर ऑफिस जाने के लिए, मतलब काम दाम के लिए तो दिक्कत होती है, लेकिन बर्फ़ भी ज़रूरी है अपनी जगह। तो क्योंकि यहाँ तो वो ये एक किस्म की नियामत है, जब बर्फ़ गिरती है तो आगे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। नौजवानों के साथ कुछ बुजुर्ग और बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बाहर घूमते नजर आए। वाज़ेह है कि पिछले हफ्ते सर्दी के साथ साथ कोहरे की वजह से भी कश्मीर में लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। डॉक्टर बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर से घरों के अंदर ही रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन आज की धूप ने नॉर्मलसी का एहसास दिला दिया। बहुत टाइम बाद धूप निकली है ऐसी, मतलब इन दिनों मतलब ज़्यादा ठंडी होती थी तो धूप भी ज़्यादा नहीं होती थी, तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। काफ़ी रिलीफ जी। महकमे मौसमियात ने अगले हफ्ते मौसम आमतौर खुश्क रहने की पेशगोई की है, लेकिन 21 दिसंबर से सख्त सर्दी के 40 अय्याम यानी चिल्लाकलां भी शुरू हो रहा है। तकरीबन 1 महीने के बाद आज श्रीनगर में सुबह से ही धूप खिली हुई है। यखबस्ता हवाओं को चीरती हुई सूरज की इन किरणों में अच्छी खासी तमाज़त है, जिससे लोगों को
काफ़ी राहत महसूस हो रही है। लेकिन चिले कलान के आने में सिर्फ 4 दिन है, ऐसे में देखना यह होगा कि सूरज चिले कलान के सर्दी के सख्त अयाम के सामने अपनी तमाज़त कायम रख पाता है या नहीं। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।